गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग गृह विज्ञान में अशुद्ध वायु द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग पाठ पढ़ रहे थे और पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि तपेदिक या फिर राजयक्ष्मा या क्षय रोग क्या है, उसके कारण क्या हैं उस रोग के, उस और उसका किस तरीके से जो लक्षण होते हैं वो पढ़े थे। तथा हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया था कि रोग के उपचार या बचाव कैसे होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे इन्फ्लुएंजा। ये वायु के संक्रमण से फैलने वाला रोग है बच्चों। यानी ये जो संक्रमण है ये वायु द्वारा फैलता है। इसका संक्रमण तीव्र गति से बड़ी संख्या में लोगों में होता है। मौसम में परिवर्तन के समय इसका प्रसार अधिक तीव्र गति से होता है। यानी कि जैसे जैसे मौसम में परिवर्तन होता है वैसे वैसे इस रोग का जो प्रसार है बहुत तेज होता है। इस रोग की उत्पत्ति का कारण जो है बच्चों इन्फ्लुएंजा वायरस है। इसका संक्रमण वायु के अतिरिक्त रोगी की श्वास तथा उसके उपयोग में लाए गए बर्तनों आदि से भी होता है। यानी जब भी कोई रोगी व्यक्ति के संपर्क में आता है, उसकी सांस के द्वारा संपर्क में आता है तो उसको ये रोग हो जाता है। या फिर उसके प्रयोग में लिए गए बर्तन हैं वो प्रयोग में लेते हैं तो भी स्वस्थ व्यक्ति जो है वो रोगी हो जाता है। इसका जो उद्भवन काल है वो इस रोग का उद्भवन काल जो है वो 24 घंटे से लेकर 48 घंटे होता है। यानी जो लक्षण दिखाई देते हैं बच्चों वो 24 घंटे से लेकर 48 घंटे के अंदर अंदर आपको इसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। रोग के कारण क्या है बच्चों, यह संक्रमण कैसे है? तो ये रोग एक अत्यंत सूक्ष्म जीव के माध्यम से होता है जिसे सर्वप्रथम जुखाम होता है। क्या होता है? सबसे पहले क्या होगा कि जैसे ही इस रोग के जो जीवाणु होते हैं शरीर के अंदर पहुंचते हैं वैसे ही जुखाम होने लगता है, जिसके बिगड़ने से ये फ्लू बन जाता है। कुछ घंटों में ये रोग अत्यधिक फैल जाता है और बहुत जल्दी इसका जो असर है पूरे शरीर में हो जाता है। रोगी की खांसी, थूक और छींक इस रोग को फैलाते हैं। यानी कि जब रोगी जो है खांसता है या छींकता है तो उससे ये रोग जो है अन्य व्यक्तियों को ये फैल जाता है। तथा रोगी के संपर्क या उसके द्वारा प्रयुक्त सामान जैसे बर्तन, रुमाल आदि वस्तु के द्वारा भी ये रोग फैलता है। रोग के लक्षण क्या हैं बच्चों, क्या कैसे आप पता लगाएंगे कि ये इन्फ्लुएंजा है? तो व्यक्ति के इस रोग से ग्रसित होते ही उसको खांसी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, बुखार आता है। रोगी को छींके आने प्रारंभ हो जाती हैं और नाक से पानी बहना लगता है। शरीर में दर्द रहता है, बेचैनी रहती है। रोगी व्यक्ति को कमजोरी महसूस होने लगती है। पीड़ित व्यक्ति को 102-104 डिग्री बुखार, ज्वर हो जाता है। अब देखते हैं इस रोग के उपचार क्या हैं, बचाव कैसे कर सकते हैं। तो फ्लू होने के पश्चात रोगी को पूर्ण रूप से विश्राम करना चाहिए, यानी आराम देना चाहिए। रोगी को नमक युक्त गर्म पानी से गरारे करने चाहिए और रोगी को हल्का आहार खाना चाहिए जैसे दूध, चाय तथा दलिया। किसी अनुभवी चिकित्सक से परामर्श लेकर ही दवा लेनी चाहिए। अब देखते बच्चों चिकन पॉक्स क्या है या फिर छोटी माता क्या है। आपने छोटी माता का नाम बहुत सुना होगा। इसे बच्चों जो वैज्ञानिक भाषा में इसे चिकन पॉक्स कहते हैं। यह भी चेचक के समान एक तीव्र संक्रामक रोग है जो अत्यधिक घातक नहीं होता है। यह रोग प्रायः शीत ऋतु में होता है। कब होता है? ठंडियों में ये होता है। इसका जो उद्भवन काल है, छोटी माता के उद्भवन में 12 से 19 दिन का समय लगता है, परंतु इसका जो संक्रमण है वो 3 हफ्ते तक रहता है। यानी कि जब कोई स्वस्थ व्यक्ति जो है इस रोगी व्यक्ति के संपर्क में आता है जिसे छोटी माता है तो 3 हफ्ते के अंदर अंदर वो संक्रमित हो सकता है। इस रोग के विषाणु नाक और गले के स्राव में, फफोले के तरल पदार्थ में, जहाँ से ये वायु के संपर्क के द्वारा स्वस्थ व्यक्तियों को संक्रमित करती है। यानी जो रोगी व्यक्ति है उसकी नाक या गले में जो स्राव निकलता है, यानी कि जो पानी निकलता है, या फिर जो उसके शरीर में जो फफोले पड़ गए उसमें जो तरल पदार्थ है अगर उसके संपर्क में आता है तो ये वायु के द्वारा जो है स्वस्थ व्यक्तियों को संक्रमित कर सकता है। इसके लक्षण क्या हैं बच्चों? तो जो संक्रमण के प्रारंभ में 99 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि बहुत हल्का हल्का ज्वर रहता, हरारत रहती है, परंतु हमेशा बुखार नहीं आता है। चेहरा व आंखें लाल होने लगती हैं, आंखों से पानी बहने लगता है। रोगी को सिर व
पीठ में दर्द होने लगता है, बेचैनी एवं कपकपी की शिकायत रहती है, यानी कि थोड़ी सी ठंड लगने लगती है और शरीर में दर्द रहता है। रोगी के चेहरे पर सरसों के बराबर दाने निकल आते हैं, यानी कि पूरे शरीर में दाने निकल आते हैं, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, छोटी माता कहते हैं। धीरे धीरे ये पूरे शरीर में निकल जाते हैं। 4 से 5 दिन में दाने सूख कर पपड़ी बनने प्रारंभ हो जाते हैं और पपड़ी सूख कर गिरने लगती है। उसके बाद रोगी का ज्वर ठीक हो जाता है, शरीर भी साफ हो जाता है। जब पपड़ी गिर जाएगी तो ऑब्वियसली है जो शरीर जो है साफ हो जाएगा और रोगी जो है वो स्वस्थ हो जाता है। अब देखते हैं रोगी के उपचार क्या है, रोग कैसे आप उस रोग का उपचार कर सकते हैं या बचाव कर सकते हैं। तो रोगी को एक पृथक कमरे में रखना चाहिए, यानी कि जिस व्यक्ति को छोटी माता हो गई है या उसको चेचक हो गए हैं तो आप उसे एक अलग कमरे में रखें। रोग के प्रसार को रोकने के लिए त्वचा को स्वच्छ रखना चाहिए। किसी अच्छे मरहम का प्रयोग करना चाहिए जिससे खुजलाहट दूर हो सके, यानी कि उसे खुजली ना हो। जब दानों की पपड़ी सूख कर गिर जाए तो रोगी को किसी हल्के निसंक्रामक विलयन से स्नान कराना चाहिए, यानी कि किसी डेटॉल वगैरह से उसे नहलाना चाहिए। रोगी के कमरे की धुलाई किसी रोगाणुनाशक पदार्थ से करनी चाहिए और जब रोगी जो है वो सही हो जाए तो उसकी जो कमरा है वो ऐसे रोगाणुओं से सफाई करनी चाहिए जो उस रोगाणु को नष्ट कर दे। रोगी को ठंडे व खट्टे खाद्य पदार्थ से परहेज करना चाहिए, यानी जो रोगी है उसको ठंडे भोजन नहीं देना चाहिए, खट्टा भोजन नहीं देना चाहिए जिससे खुजली होती है। साथ ही नमक मिर्च तेल का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। अब देखते हैं बच्चों चेचक या फिर बड़ी माता। तो चेचक अत्यंत घातक और संक्रामक रोग है। कुछ वर्ष पूर्व तक भारत में ये संक्रामक रोग का अत्यंत प्रकोप था, यानी पहले क्या था, ये रोग इतना घातक था कि लोगों की इससे मृत्यु तक हो चुकी है तथा इसे जो है बहुत ही घातक रोग बताया गया था और प्रतिवर्ष जो है लाखों लोग इस रोग के शिकार हो जाते थे, परंतु भारत सरकार के सतत प्रयासों से इस रोग को लगभग समाप्त कर दिया गया है। सर्वप्रथम चेचक के टीके की खोज जो है वो एडवर्ड जेनर ने की थी। अब यहाँ पे 1 नंबर का प्रश्न बनता है कि जो चेचक के टीके की खोज किसने करी, तो आप लिखोगे एडवर्ड जेनर ने। सामान्यतः इस रोग को बड़ी माता या शीतला रोग के नाम से भी जाना जाता है। आप शीतला रोग भी कह सकते हैं या फिर बड़ी माता का रोग भी कह सकते हैं। उद्भवन काल, इस रोग का जो उद्भवन काल है वो रोगाणु के शरीर में प्रवेश से 10 से 12 दिन, यानी लेकिन कभी कभी 15 से 20 दिन भी हो जाता है। रोग के संक्रमण एवं कारण क्या है, तो यह विषाणु द्वारा फैलने वाला रोग है जिसे हम लोग वेरियोला वायरस कहते हैं, यानी कि जो रोगाणु है जिसके द्वारा ये बड़ी माता या फिर चेचक फैलती है तो वो रोगाणु है वेरियोला वायरस। इस रोग के विषाणु वायु में रोगी व्यक्ति की श्वास, खांसी, बलगम और उसके दानों के ममाद, पपड़ी, मलमूत्र आदि के माध्यम से फैलते हैं, यानी कि जो रोगी की जो श्वास है, खांसी है, बलगम है या फिर जो दाने हैं उसमें जो मवाद बन गया है, उसमें जो पपड़ी बन जाती है या मलमूत्र है उसका, उसके द्वारा जो है ये वायु में फैल जाता है। शीघ्र ही इसके विषाणु सब तरफ फैलकर अनेक व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं। चेचक के प्रसार का समय मुख्य रूप से नवंबर से मई माह के मध्य का समय होता है। रोगी के संपर्क से भी यह रोग फैलता है। यदि स्वस्थ व्यक्ति जो है रोगी के संपर्क में आता है तो उसे ये रोग हो सकता है। अब देखते हैं बच्चों रोग के मुख्य लक्षण क्या हैं। तो इस रोग के मुख्य लक्षण जो हैं वो कैसे प्रकट होते हैं, तो चेचक के प्रारंभिक लक्षण प्रकट होते ही रोगी को छींकें आने लगती हैं, यानी कि उसे छींकें आएंगी, नाक से पानी बहेगा, आंखें लाल हो जाती हैं, रोगी जो है बहुत बेचैनी का अनुभव करता है। जब चेचक के रोगाणु शरीर में सक्रिय होने प्रारंभ हो जाते हैं तो तेज बुखार भी आता है, अत्यधिक पीड़ा भी होती है तथा नाक से पानी बहना भी प्रारंभ हो जाता है। कभी कभी जी भी मचलाता है, व्यक्ति को उल्टी भी होने लगती है। इसके पश्चात चेचक के दाने जो है वो निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। सर्वप्रथम चेहरे पर लाल रंग के दाने दिखाई देते हैं और धीरे धीरे ये दाने जो है पूरे शरीर में फैल जाते हैं। लाल दाने धीरे धीरे फूलने लगते हैं जिनमें एक तरल पदार्थ भर जाता है जो ममाद में परिवर्तित हो जाता है। ये दाने 1 सप्ताह तक अपना प्रकोप बनाए रखते हैं। अब बच्चों देखते हैं कि आगे क्या है लक्षण। तो सप्ताह भर बाद चेचक का प्रकोप कम होता है
और बुखार भी कम होने लगता है। दाने जो हैं वो धीरे धीरे सूखने लगते हैं, जिससे शरीर में अत्यधिक पीड़ा होती है, खुजली होती है और जलन भी होती है। यदि ये दाने व्यक्ति द्वारा खुजला दिए जाते हैं तो ये गहरे निशान बन जाते हैं। यानी कि अगर व्यक्ति इसकी में खुजली कर देता है तो बहुत गहरे निशान हो जाते हैं। अंतिम समय में दानों की ममाद सूख कर पपड़ी बन जाती है, जो बाद में सूख कर गिरने लगती है। जब शरीर से पपड़ी उतर जाती है तो रोगी स्वस्थ हो जाता है। स्वस्थ होने के पश्चात भी उसे काफ़ी समय तक सर्दी से बचाए रखना आवश्यक होता है। यानी कि उस व्यक्ति को सर्दी हो सकती है। आप देखते हैं बच्चों, रोगी के उपचार या बचाव क्या हैं। तो इस रोग से बचाव के बच्चों निम्न उपचार हैं। चेचक से बचाव के लिए चेचक का टीका लगवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। प्रत्येक नवजात शिशु को 1 माह के बाद व 6 माह से पूर्व यह टीका लगवाना आवश्यक होता है, जिससे रोग की भयंकरता को समाप्त किया जा सकता है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को परिवार के अन्य सदस्यों से अलग रखना चाहिए। साथ ही रोगी व आसपास की स्वच्छता का भी ध्यान रखना चाहिए। यानी जिस व्यक्ति को ये रोग हो जाता है उसे अन्य व्यक्तियों से अलग एक कमरे में रखना चाहिए और उसके आसपास जो है वो साफ सफाई रखनी चाहिए। उसका कमरा अत्यधिक प्रकाश युक्त नहीं होना चाहिए ताकि उसकी आंखों पर चमक ना पड़े, अन्यथा उसकी आंखों पर इसका बुरा असर पड़ता है। रोगी को उबला पानी देना चाहिए और हल्का आहार ही देना चाहिए। रोगी को भुना चना तथा गुड़ बाजरे की खीलें जैसी सूखी वस्तुएं खाने के लिए दी जा सकती हैं, जो दानों की ममाद सूखने में सहायक होती हैं। रोगी को दानों रोगी को दानों को खुजलाना नहीं चाहिए तथा चिकित्सक के परामर्श से दानों पर अच्छा मरहम लगाना चाहिए। चेचक के रोग से बचाव के लिए परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को चेचक का टीका निश्चित समय पर लगवाना चाहिए। यानी कि इसके जो टीके होते हैं उसको अगर समय पे आप लगवा लेंगे तो हो सकता है कि इसकी भयंकरता से आप बच जाएं। रोगी के द्वारा उपयोग किए जाने वाले बर्तन व अन्य वस्तुएं पृथक हो जानी चाहिए, यानी अलग कर देनी चाहिए। चेचक के लक्षण स्पष्ट होते ही चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए और अगर ये पता लग जाता है कि इसको चेचक ही है तो तुरंत आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं और उसके निर्देशानुसार ही कार्य करना चाहिए और जो डॉक्टर बताए वैसा ही कार्य करना चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों आज आपकी कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद बच्चों आज की कक्षा के लिए।